हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना टॉपिक जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और ये टॉपिक लास्ट टॉपिक होने वाला है। अगर हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया तो हमारा लाइट का जो फुल सिलेबस है A to Z वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। अगर नहीं देखे हो तो भाई देखो, लेक्चर 1 से पूरा एकदम लाइट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 12 मार्क्स अपने जेब में, है ना। तो इसके बाद हम शुरू करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, चलो एक बार स्कैटरिंग ऑफ लाइट खत्म कर देते हैं, बहुत छोटा टॉपिक है। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। सर इसका डेफिनेशन क्या होगा? अरे बहुत सिंपल है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब द फिनोमिना बाय विच अ बीम ऑफ लाइट is redistributed in all direction, in many different direction कर सकते हैं, in many different direction when light GHT when light interact with the particle available in atmosphere। सर ये क्या हो गया, इतना लंबा चौड़ा क्या लिख रहे हो सर? अरे बहुत सिंपल है, इसको पढ़ो उसके बाद समझो, फीलिंग समझो कुछ डेफिनेशन का। द फिनोमिना बाय विच GHT, है ना। देखो, द फिनोमिना बाय विच अ बीम ऑफ लाइट आ रहा है, इधर में लाइट आ रहा है भाई। उसके बाद क्या आ रहा है? रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन मेनी डिफरेंट डायरेक्शन व्हेन इट इंटरैक्ट विद द पार्टिकल। मतलब अगर पार्टिकल अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में तो क्या होगा, ये जो बीम ऑफ लाइट आया हुआ है इसके साथ इंटरैक्ट करेगा और डिफरेंट डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इसी को बोलते हैं हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब अगर लाइट ट्रैवल कर रहा है, बीम ऑफ लाइट क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर में कुछ पार्टिकल प्रेजेंट है, तो जो लाइट है वो जाके टकराएगा उसके साथ और रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मेनी डायरेक्शन में, स्कैटर हो जाएगा, स्कैटर। उसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। द फिनोमिना बाय विच अ बीम ऑफ लाइट इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन मेनी डिफरेंट डायरेक्शन व्हेन लाइट इंटरैक्ट विथ पार्टिकल अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर में पार्टिकल अवेलेबल है तो लाइट इंटरैक्ट करेगा और उसी हिसाब से स्कैटरिंग हो जाएगा। उसी को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या थोड़ा बहुत तुमको समझ में आया? हाँ सर, हमको ये पढ़ के हमको ये समझ में आया कि जब लाइट ट्रैवल करेगा और अगर एटमॉस्फेयर में कुछ पार्टिकल होगा तो जो लाइट जाएगा उसके साथ टकराएगा, और टकराने के बाद वो जो लाइट है वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मेनी डिफरेंट डायरेक्शन में। इतना समझ में आएगा तुमको? हाँ सर, समझ में आ गया। थोड़ा सर्दी लगा हुआ है ना, सर्दी और थोड़ा सा बुखार, तो वॉइस इग्नोर करना और मेरा थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है। चलो, तो ये हो गया अपना स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हम एक रेलाई लॉ है उसको भी देख लेते हैं, थ्योरम बोलते हैं उसको, ठीक है ना। उसमें क्या है? अकॉर्डिंग टू रेलाई, एक थ्योरम या फिर लॉ बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रेलाई क्या बोल रहा है रेलाई? कि जो स्कैटरिंग लाइट का इंटेंसिटी होगा, अकॉर्डिंग टू रेलाई द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज, थोड़ा कलर चेंज, intensity of scattered light is inversely proportional to the fourth power of wavelength।
सर ये क्या डब्बा हो रहा है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमको अभी अभी समझ में आया था कि अगर लाइट ट्रैवल कर रहा है और एटमॉस्फेयर में कुछ पार्टिकल है तो लाइट एटमॉस्फेयर के पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेगा और स्कैटर्ड हो जाएगा। ये तो अभी अभी समझ में आया था। अब फिर ये रे लाइट क्या बोल रहा है कि कुछ फोर्थ पावर होगा इनवर्स, पर क्या बोल रहा है, देखो देखो देखो, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट मतलब जो लाइट स्कैटर्ड हुआ है उसका इंटेंसिटी, उसका ज्यादा या कम होना। इंटेंसिटी मतलब अगर इंटेंसिटी ज्यादा है, जैसे कि रेड लाइट का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा मतलब रेड दिखेगा, रेड लाइट का इंटेंसिटी बहुत कम है तो डल रेड दिखेगा। इंटेंसिटी मतलब कितना प्रेजेंट है। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा किसके, फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। दैट इज हम उसको ये करके लिख सकते हैं मैथमेटिकली। सर मैथमेटिकली लिखना तो हमको आता है, बाई हाथ का खेल है। रे लाइट ने बोला है इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, और कितना पावर, फोर्थ पावर। क्या ये तुमको समझ में आया? तो ये तुमको याद करना है रे लाइट। अगर ये याद हो गया तो सेंटेंस तो अपने आप खुद से बना सकते हो ना। अब तो इतना हो गया, इतना कंप्लीट कर लिया हमने। बिहेवियर ऑफ गैसेस में भी हम लोग इनवर्सली डायरेक्टली पढ़ते ही थे, तुम हो जाएगा भाई, आराम से हो जाएगा। ठीक है, देखो, द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। तो ये रे लाइट थ्योरम से हमको क्या समझ में आ रहा है? सर हमको बहुत बढ़िया चीज समझ में आ रहा है। क्या बताओ? देखो क्या बढ़िया क्या बढ़िया चीज समझ में आया सर, बहुत ही बढ़िया चीज समझ में आया। हमको पता है कि व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होता है। सर कौन कौन सा? एक होता है VIBGYOR, ये सब होता है सर। हाँ, तो इससे क्या हो जाएगा? इससे ये होगा कि हमने ये भी याद करके रखा है कि जो रेड लाइट होता है उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है और वॉयलेट का वेवलेंथ बहुत कम होता है। तो जब हम ड्राइंग करके देखते हैं तो रेड लाइट कुछ ऐसे बनता है, दूर दूर इसका वेवलेंथ बहुत बड़ा है, और जो वॉयलेट होता है उसका वेवलेंथ बहुत छोटा है, ऐसा बहुत छोटा बनता है। हाँ सर, तो क्या हुआ? तो इससे हमको ये समझ में आया कि जिसका वेवलेंथ बहुत कम होगा उसका इंटेंसिटी ज्यादा। अरे इनवर्स है ना, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा यार। मैथ्स में भी तो होता है वेरिएशन चैप्टर में कि अगर एक का क्वांटिटी घट रहा है तो दूसरा क्वांटिटी बढ़ेगा ना इनवर्स में। अरे हाँ सर, इसका मतलब जिसका सबसे ज्यादा जिसका बहुत कम वेवलेंथ होगा उसका इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगा स्कैटरिंग में। हाँ, इसका मतलब सबसे ज्यादा किसका इंटेंसिटी होना चाहिए? सर जो नीचे नीचे में है उसका जो स्कैटरिंग पावर होना चाहिए, स्कैटरिंग पावर होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए, और इस सब का स्कैटरिंग पावर कम होना चाहिए। क्यों? अरे सर क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, तो अगर ज्यादा वेवलेंथ होगा तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट वो कम होगा, तो ये सबसे कम स्कैटर्ड होगा। तो याद रखना कि रेड लाइट स्कैटर्ड लीस्ट स्कैटर्ड लाइट सबसे कम स्कैटर्ड होता है, और ये सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है, मोस्ट स्कैटर्ड। ओके सर, ये तो हमको पता चल गया। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेड का वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, और अगर वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड बहुत कम, और अगर वेवलेंथ बहुत कम है तो ज्यादा इंटेंसिटी स्कैटर्ड होगा। तो ये तुमको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड करके अपने दिमाग में रखना है, तो ईजी हो जाएगा। अब हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा कंप्लीट हो गया है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। अब कोई भी क्वेश्चन आए तुम आराम से हैंडल कर सकते हो। और यहाँ पर सबसे फेमस क्वेश्चन होता है कि व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यूरिंग द डे टाइम, है ना? व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू। मिटा दे, कॉपी कर लो भाई। अरे यार, अरे मिनट, चलो, वाई स्काई अपीयर्स ब्लू। तो देखो
स्काई ब्लू कलर अपीयर क्यों होता है उसको जानते हैं, ठीक है। अब देखो, जब सन से लाइट आता है हमारा अर्थ में, तो एक तो हो गया एटमॉस्फेयर, ये लैंड हो गया। तो जब लाइट आता है हमारे अर्थ में, तो वो एटमॉस्फेयर को तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, तभी हमारे जमीन पे आके गिर सकता है ना। अरे यार, एटमॉस्फेयर को क्रॉस करेगा तभी जमीन पे आके गिरेगा। हाँ सर, ये तो समझ में आ गया। तो क्या हुआ सर, उसके एटमॉस्फेयर में गिरने से क्या होगा, तो ध्यान दो, एटमॉस्फेयर में बहुत सारा पार्टिकल्स होता है। क्या होता है भाई, पार्टिकल्स। और जब यहाँ से लाइट जाके ये पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करता है, तो याद करना, एक पहले इसको एक्सप्लेन करने से एक छोटा सा पॉइंट मैं लिख लेता हूं कि scattering of light depends on टू फैक्टर। इसको याद करना, ठीक है। दो फैक्टर में स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड करता है। सर कौन कौन सा? वन हो गया तुम्हारा वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये तो अभी हमने देखा कि वेवलेंथ अगर बहुत ज़्यादा होगा तो लीस्ट स्कैटर्ड, वेवलेंथ बहुत कम होगा तो मोस्ट स्कैटर्ड, है ना। और दूसरा पार्टिकल साइज, मतलब जो मीडियम, मतलब जो इंटरेक्ट करेगा, वो पार्टिकल जो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, लाइट के साथ, उस पर भी डिपेंड करता है। सर कैसे? देखो, दो चीज हो सकता है। बहुत बढ़िया, इसको एक्सप्लेन करने के बाद इसको करेंगे, ठीक है, वरना अभी तुमको समझ में नहीं आएगा। देखो मेरा क्या काम है, इसको मैं एक्सप्लेन करके आगे बढ़ सकता था, लेकिन ये अगर मैं थोड़ा सा तुमको एक्सप्लेन करने में है ना, एक्सप्लेन करने में क्या बोलता है, सक्सेसफुल हो जाऊं, तो तुम्हें और बढ़िया से समझ में आएगा। देखो ऐसा याद करो, देखो अब तक हमको क्या याद है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब लाइट आएगा, पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा उसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हाँ सर, ये तो हमने सीखा। उसके बाद हमने सीखा कि रे लाइट थ्योरम से कि अगर वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है तो कम स्कैटर्ड होगा, वेवलेंथ अगर बहुत कम है तो ज़्यादा स्कैटर्ड होगा। हाँ सर, और अब ये थर्ड चीज़ मैं तुमको सिखा रहा हूँ कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड करता है टू फैक्टर में। एक फैक्टर वेवलेंथ जो अभी हमने डिस्कस किया रे लाइट थ्योरम में, और दूसरा फैक्टर साइज ऑफ द पार्टिकल, कि जो पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है लाइट, उस पर भी डिपेंड करेगा। सर कैसे करेगा? देखो दो केसेस देखना, ठीक है, केस 1 और केस 2। इफ केस 1 में क्या है, इफ पार्टिकल साइज इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो क्या होगा ऐसे केस में, जब पार्टिकल का साइज क्या हो, छोटा हो, पार्टिकल का साइज छोटा हो, किससे? वेवलेंथ ऑफ लाइट से। किससे? वेवलेंथ ऑफ लाइट से। तो क्या होगा, जो स्कैटरिंग होगा, लाइट आके टकराएगा और स्कैटरिंग होगा, लाइट आके टकराएगा और स्कैटरिंग होगा, स्कैटर्ड होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा। और इस पर क्या है, हम बोलेंगे कि जिसका लैम्डा बहुत ज्यादा वो लेस स्कैटर्ड, और जिसका लैम्डा बहुत कम वो मोर स्कैटर्ड होगा। हाँ ठीक है, इतना तो हमको समझ में आ गया। उसके बाद अगर पार्टिकल का साइज, इफ पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है, किससे? देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर पार्टिकल का साइज जो है वो बड़ा है, अरे यार पहले क्या है कि अगर पार्टिकल का साइज छोटा होगा, किससे? वेवलेंथ ऑफ लाइट से, तो जिसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा वो ज़्यादा स्कैटर करेगा, जैसे कि यहाँ पर जिसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा वो लेस स्कैटर करेगा, जैसे कि रेड, और जिसका वेवलेंथ बहुत कम होगा वो मोर स्कैटर करेगा, जैसे कि ब्लू। समझ में आया? चलो और एक बार,
जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो डिपेंड करता है टू फैक्टर में, एक वेवलेंथ, एक पार्टिकल। हाँ सर, वेवलेंथ का तो अभी हमने डिस्कस किया, और पार्टिकल में फिर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर पार्टिकल साइज छोटा होगा तो फिर वेवलेंथ में डिपेंड करेगा कि वेवलेंथ ज़्यादा होगा लेस स्कैटर, वेवलेंथ कम होगा मोर स्कैटर। और अगर पार्टिकल का साइज बड़ा है, बड़ा बड़ा पार्टिकल का साइज, तो क्या होगा बेटा दे, इसको कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लो। अगर पार्टिकल का साइज बड़ा होगा ना, इफ पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, अगर पार्टिकल का साइज बड़ा हो, अगर पार्टिकल का साइज बड़ा हो, अगर पार्टिकल का साइज बड़ा हो किससे, वेवलेंथ ऑफ लाइट से, तो ऑल कलर गेट स्कैटर्ड इक्वली, स्कैटर्ड इक्वली। तो फिर वेवलेंथ में डिपेंड नहीं करता। ये थोड़ा हायर क्लासेस में आएगा, क्लास 10 में इतना डिटेल नहीं चाहिए होगा, लेकिन अगर तुमको ये इतना सा बात भी तुमको पता चल गया ना, तो तुम इजीली आंसर कर सकते हो क्वेश्चन को। इतना बात भी पता चल जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। सर क्या याद करना है? देखो मैं तो बोलता हूँ याद ही कर लो, बहुत सिंपल है। पार्टिकल का साइज छोटा होगा तो जो स्कैटर होगा वो डिपेंड करेगा वेवलेंथ ऑफ लाइट पर। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो कम स्कैटर्ड, वेवलेंथ कम है तो ज़्यादा स्कैटर्ड। और अगर पार्टिकल का साइज बड़ा है तब तो सब लाइट स्कैटर्ड हो जाएगा, बराबर से बराबर स्कैटर्ड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब आएंगे क्वेश्चन में, चलो कॉपी कर लो भाई जल्दी जल्दी। अब खत्म हो गया भाई, 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, चैप्टर खत्म। अब फिर से वही क्वेश्चन, वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, वही फालतू क्वेश्चन, फालतू नहीं है भाई, एग्जाम में आता है। ठीक है, वाई स्काई अपीयर ब्लू, वाई स्काई अपीयर ब्लू इन कलर। तो अब तुमको पता चल गया होगा सर, व्हेन लाइट travels through when light travels through atmosphere, light interact with particle in atmosphere and the size of particle is smaller than the wavelength of light, therefore blue, indigo and violet color is scattered the most. Therefore, which is the reason sky appears ब्लू इन कलर। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं नहीं लिखता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि लेकिन क्लाउड वाइट कलर का क्यों होता है सर, ये तो हमको नहीं समझ में आया। क्लाउड भी तो ब्लू कलर का होना चाहिए क्योंकि ब्लू कलर ज़्यादा स्कैटर्ड होता है। तो इसका आंसर है सेकंड नंबर केस। सर क्लाउड में होता है पार्टिकल किसका, वाटर का। वाटर पार्टिकल का साइज बड़ा बड़ा साइज होता है, ठीक है, उसका पार्टिकल साइज बड़ा होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट से। तो इसीलिए जो क्लाउड होता है वो स्कैटर्ड करता है सब कलर इक्वली, और जब सब कलर इक्वली स्कैटर्ड करेगा तो वाइट ही ना कलर दिखेगा हमको। ठीक है, अगर पार्टिकल छोटा छोटा होता तो ब्लू कलर ज़्यादा स्कैटर करता, रेड कलर स्कैटर नहीं करता। ठीक है, तो इसीलिए ये स्काई ब्लू कलर दिखता है, लेकिन क्लाउड वाइट कलर का क्यों दिखता है? बिकॉज पार्टिकल साइज ऑफ द क्लाउड इज बिगर एंड हेंस स्कैटर्ड ऑल कलर इक्वली, तो हमको वाइट कलर दिखता है। समझे?
इसीलिए मैंने वो केस सिखाया था। अगर वो केस नहीं आता तुमको तो तुम हैं क्लाउड वाइट क्यों होता है ये तो पता ही नहीं है। ये थोड़ा हायर क्लासेस में आता है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्ड करेंगे तो मज़ा आएगा ना। तो क्लाउड वाइट कलर का क्यों होता है सर? अरे यार ये तो आपने बताया था क्या? अरे क्लाउड का जो पार्टिकल होता है वो वाटर पार्टिकल है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो बिगर बिगर साइज होता है। तो बिगर बिगर साइज होगा, इसका मतलब जब सनलाइट हीट करेगा उसमें तो ऑल कलर इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, तो हमको वाइट कलर ही दिखता है। क्या ये तुमको समझ में आया? हाँ सर। और एक क्वेश्चन फिर से, ये मैं नहीं लिखाऊंगा, ये तुमको लिख लेना है खुद से, ठीक है सर? जब शाम को या फिर मॉर्निंग में हम देखते हैं ना, तो जो सन होता है वो तो ऑरेंज दिखता है, ऐसा क्यों? तो व्हेन सन इज एट द होराइजन, तो क्या होगा, जब सन का रे आ रहा होगा होराइजन से तो थोड़ा सा दूर होता है हम लोग से, और जब आ रहा होगा तो ब्लू एंड ग्रीन कलर गेट स्कैटर्ड ऑन द वे, ओनली रेड लाइट रीचेज आवर आइज, क्योंकि रेड लाइट ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं होता है, सीधा घुस जाता है हमारे आँख में, ठीक है? क्योंकि अरे दूर से भी रेड लाइट आराम से हमारे आँख में आ सकता है ना, इसीलिए तो डेंजर साइन सब रेड कलर का बनता है। और हाँ, एक और क्वेश्चन, वाई इन डेंजर सिग्नल्स रेड कलर इज यूज? बिकॉज वी नो रेड कलर इज स्कैटर्ड द लिस्ट, रेड कलर सबसे कम स्कैटर्ड होता है और हमारे आंख पे पहुंच जाता है। और अगर ब्लू या फिर अदर कलर से हम बनाएंगे ना तो रास्ते में ही स्कैटर होके गुम हो जाएगा, हमारे आंख तक पहुंचेगा ही नहीं। समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि शाम और सुबह को सन रेड कलर का क्यों दिखता है या फिर ऑरेंज कलर का क्यों दिखता है? तो आंसर वेरी सिंपल है, बिकॉज रेड कलर एंड ऑरेंज कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड and can reach our eyes easily, whereas blue and green color get scattered on the way which does not reach our eyes। तो हमको रेड कलर दिखता है, जो कलर हमारे आंख तक पहुंचेगा वही कलर ना दिखेगा, ठीक है? चलो इतना ही है भाई, वेरी सिंपल। तो अगर तुम्हें थोड़ा सा फंडामेंटल आता है तो आराम से हो जाएगा। चलो, थैंक यू गाइस।